हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आशा है आप अपने अध्ययन को विधिवत जारी रखे हैं और इस लॉकडाउन के समय का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो लेक्चर समय समय पर प्रेषित करता रहता हूँ। आप इसका लाभ उठाइए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और अपना भविष्य संवारिए। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अनुलेखन इकाई क्या होती है। आज मैं आपको अनुलेखन की प्रक्रिया के विषय में बताऊंगा कि अनुलेखन होता कैसे है। यानी अनुलेखन मैंने बताया था शुरू में आपको कि डीएनए से किसकी प्रतिलिपिकरण होता है, एमआरएनए का। यानी मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए के द्वारा जो बनता है उसे हम जो है अनुलेखन कहते हैं। अब अनुलेखन की प्रक्रिया जो है इसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं। इसकी जो प्रक्रिया है इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण इसका कहलाता है प्रारंभन, या इसको हम इनिशिएशन भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा चरण इसका कहलाता है दीर्घीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलॉन्गेशन। तीसरा चरण इसका कहलाता है समापन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेशन। पहली प्रक्रिया प्रारंभन, दूसरी प्रक्रिया दीर्घीकरण और तीसरी जो इसका चरण होता है उसे हम कहते हैं समापन। तो सबसे पहले प्रारंभन होता है। प्रारंभन अर्थात शुरुआत, सबसे पहले जो शुरुआत होती है। उसके बाद जो है फिर एमआरएनए की जो है सिंथेसिस होती चली जाती है। एक लंबा जो है एमआरएनए का तंतु बनता चला जाता है और फिर एक ऐसा उसका मौका आता है लास्ट में जब वो इस छोर पे जाता है जहाँ पर जो है ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बच्चों, आपको मैंने इससे पहले अनुलेखन इकाई के बारे में बताया था। अनुलेखन इकाई जो है डीएनए का वो हिस्सा होता है जो कि अनुलेखन में भाग लेता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएनए के जो रज्जु होते हैं वो ध्रुवणता लिए हुए होते हैं। अर्थात एक रज्जु जो है अगर 3 प्राइम दिशा से प्रारंभ होता है तो एंड होता है 5 प्राइम दिशा से। तो दूसरा रज्जु जो है 5 प्राइम दिशा से प्रारंभ होगा और एंड होगा 3 प्राइम दिशा में। अर्थात दोनों रज्जु में जो है अंतर पाया जाता है, रासायनिक रूप से ध्रुवणता पाई जाती है इसमें। और वैसे भी ये क्षारों के क्रम के हिसाब से एक दूसरे के एंटी पैरेलल या प्रति समांतर होते हैं। तो जो अनुलेखन इकाई मैंने बताई थी, जो अनुलेखन इकाई यहाँ पर भाग लेती है उसमें जो है डीएनए का केवल एक रज्जु होता है। तो सबसे पहले तो डीएनए का एक रज्जु जो है जो कि अनुलेखन में भाग लेगा वो जो है अलग हो जाएगा। तो वो रज्जु जो है प्रारंभ होता है 3 प्राइम से और एंड होता है 5 प्राइम में। ये दूसरा रज्जु तो 5 प्राइम से शुरू हो रहा है और 3 प्राइम में समाप्त हो रहा है। तो ये वाला रज्जु जो है ये यहाँ से खुलने लग गया है और यहीं से जो है ये अनुलेखन इकाई होगी इसकी, और यहीं से जो अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो ये जो रज्जु होता है इस रज्जु को हम कहते हैं टेम्पलेट रज्जु, टेम्पलेट स्ट्रैंड या टेम्पलेट रज्जु। इसको हम हिंदी में भी टेम्पलेट रज्जु ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और इस टेम्पलेट रज्जु से जो एमआरएनए जो बनता है उसको हम कोडिंग रज्जु कहते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको पता लग जाए कि डीएनए का कौन सा सिरा जो है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। तो ये 3 प्राइम सिरा है अनुलेखन इकाई का और ये अनुलेखन इकाई का 5 प्राइम सिरा है। तो इसका मतलब यह है कि जो डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होगा 5 से 3 डायरेक्शन की ओर में, जिसको हम आगे देखेंगे। तो प्रारंभन में क्या होता है कि प्रारंभन में जो अनुलेखन इकाई में उन्नायक क्षेत्र होता है, यहाँ पर उन्नायक क्षेत्र था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, या प्रमोटर एरिया। उन्नायक क्षेत्र में डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम होते हैं जो कि प्रमोटर या उन्नायक का काम करते हैं। तो इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। उन्नायक क्षेत्र की पहचान करता है एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर उन्नायक क्षेत्र से संलग्न हो जाता है, उससे चिपक जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इस उन्नायक क्षेत्र से चिपक गया, उस पर संलग्न हो गया और इसमें इसकी सहायता करता है एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर।
ये सिग्मा का मैंने चिन्ह यहाँ पर बना दिया। सिग्मा फैक्टर भी इसकी मदद करता है, वो भी इससे संलग्न होता है आरएनए पॉलीमरेज से, और उसकी सहायता से फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर उन्नयक क्षेत्र की पहचान करता है। क्योंकि अनुलेखन इकाई तो इतनी लंबी है, तो आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर नहीं चिपकना, यहाँ पे नहीं चिपकना, यहाँ पे नहीं चिपकना, उसने चिपकना है यहाँ पर, जो कि उन्नयक क्षेत्र है, जो प्रमोटर जहाँ पर है वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को संलग्न होना है और अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज भी संलग्न हो गया, साथ में जो है सिग्मा फैक्टर भी उससे जुड़ गया, तो यहाँ से फिर अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो सपोज यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि जैसे ये यहाँ पर प्रारंभन क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर संलग्न हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड के इस भाग में वो संलग्न हो जाएगा उन्नयक क्षेत्र में, और उसके बाद जो है फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगी। सेकंड जो इसकी प्रोसेस होती है, सेकंड जो इसका चरण होता है, उसे हम दीर्घीकरण कहते हैं। तो दीर्घीकरण में क्या होता है कि इसमें जो है जो mRNA यहाँ पे सिंथेसाइज होना प्रारंभ होता है, वो आगे फिर जो है बनता चला जाता है, संश्लेषित होता चला जाता है। तो यहाँ पर mRNA बन गया है, mRNA मैं यहाँ पर बनता हुआ दिखा देता हूँ। इसको मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाऊंगा तो आप इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ये mRNA यहाँ पर बनता चला जा रहा है। कोडिंग रज्जु के अंदर जो क्षार हैं, उनके विपरीत क्षार जो हैं इस mRNA में आते चले जाएंगे, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये इधर को बढ़ेगा, और इसके पीछे पीछे ये mRNA संश्लेषित होता चला जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है और पीछे से जो है mRNA संश्लेषित होता चला जा रहा है, और आगे बढ़ा आरएनए पॉलीमरेज और mRNA ये संश्लेषित होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो संश्लेषित mRNA है, इसको हम कहेंगे कोडिंग रज्जु। इसको हम नाम देते हैं कोडिंग रज्जु या कोडिंग स्ट्रैंड, और इसकी ध्रुवणता यहाँ 5 प्राइम और 3 प्राइम की ओर होगी। अब जो है ये कोडिंग रज्जु आगे बढ़ता चला जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है पहुंचेगा अनुलेखन इकाई के जो अंतिम सिरा है, उसको हम कहते हैं समापक क्षेत्र। समापक क्षेत्र तक ये पहुंचता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना आपको और आवश्यक समझता हूँ कि जो दीर्घीकरण वाली जो चरण है, ये होता है संरचनात्मक जीन क्षेत्र में। संरचनात्मक जीन क्षेत्र जो अनुलेखन इकाई का बीज का क्षेत्र था, स्ट्रक्चरल जीन रीजन, संरचनात्मक जीन क्षेत्र में दीर्घीकरण की प्रक्रिया होती है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे से जो है mRNA का संश्लेषण होता चला जाता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ समापक क्षेत्र में पहुँचेगा और ये mRNA यहाँ तक बनता चला जाएगा, वैसे ही यहाँ पर ये प्रक्रिया हॉल्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये रुक जाएगी, क्योंकि समापक क्षेत्र में कुछ ऐसे अनुक्रम होते हैं जिनकी वजह से ये प्रक्रिया यहाँ पर रुक जाती है। और एक और यहाँ पे इंसिडेंस होती है, वो ये कि यहाँ पर एक रो फैक्टर नाम की एक प्रोटीन, रो फैक्टर उसको हम कहते हैं रो फैक्टर, रो फैक्टर नाम की एक प्रोटीन भी यहाँ पर संलग्न हो जाती है, और उस वजह से भी यहाँ पर जो है ये प्रोसेस जो है ये समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 इसकी प्रोसेस थी। इसको मैं और अच्छे डायग्राम से आपको और समझा सकता हूँ। पहले आप इसको समझें कि प्रारंभन में क्या हुआ, उन्नयक क्षेत्र से ये संलग्न हुआ आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ, और फिर यहाँ से mRNA के संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर संरचनात्मक जीन क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते ये प्रक्रिया दीर्घ होती चली गई, इलोंगेट होती चली गई, और ये इलोंगेट होता चला गया mRNA का संश्लेषण, आगे आगे आरएनए पॉलीमरेज, पीछे पीछे mRNA, और फिर ये समापक क्षेत्र में पहुँचे तो यहाँ पर इसका समापन हो गया। तो इसके बाद जो है जो अगली प्रक्रिया है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है अनुलेखन की प्रक्रिया संपादित होती है, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर पाया जाता है अनुलेखन में। धन्यवाद।